बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लैंड्रेक्स लग्जरी में। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जतिन जी से। तो जतिन जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जतिन जी हमें लेकर आए हैं हमारे हार्मनी ग्रुप पे, जो कि है लग्जरी नहीं अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंसीज, जहां पे आपको 4 BHK और 5 BHK के अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और फ्लैट्स भी मैं क्या कहूँ, होटल रूम जैसे जो सर्विसेज है वो आपको आपके एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में मिल जाने वाले हैं, जिसके बारे में बताएंगे हमारे जतिन जी। तो जतिन जी हमारे व्यूअर्स को एक बार हाई कर दीजिए और बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। तो जतिन जी से हम बिल्कुल रॉ खुल के बात करने वाले हैं। पहले तो जतिन जी मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ, मैं जैसे रहता हूँ वेस्ट दिल्ली की लोकेलिटी में, ठीक है ठीक है। अब मेरे पास क्लाइंट है दिल्ली के भी, मेरे पास क्लाइंट है गुड़गांव के भी, मेरे पास क्लाइंट है नोएडा के भी, मेरे पास क्लाइंट है गाजियाबाद के भी। बिल्कुल। गाजियाबाद वाले तो चलो पॉश लोकेलिटी है, मैंने सुना है बहुतों से, मानता भी हूँ कि इंदिरापुरम पॉश लोकेलिटी है। अभी कोई दिल्ली के किसी कोने से या गुड़गांव से गाजियाबाद में क्यों आए, वो भी इंदिरापुरम में? आकाश भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ये। अब इसका जवाब बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको देता हूँ। ठीक है। आज अगर एनसीआर में आपको या मुझे किसी को फ्लैट खरीदना है तो हम कहाँ खरीद सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है गुड़गांव, नोएडा, नोएडा के जितने भी एक्सटेंशन पार्ट है वो, और आपका गाजियाबाद। ठीक है। अब अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव का आज की डेट में जो रेट्स वगैरह जो वहाँ पे एक नॉमिनल आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं 30-35 हजार से प्लस के रेट्स हैं। हाँ, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं आपको नोएडा की बात करूं, जो आज से कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले जो ट्रेड कर रहा था 17-18 हजार 20 हजार के रेट पे, आज कुछ ऐसे लॉन्चेस अभी हुए हैं नोएडा में रिसेंटली, जिसकी वजह से यार नोएडा का रेट एकदम स्काई रेट किया है एक बहुत आराम से। ठीक है। 30-32 के भी रेट चल रहे हैं यहाँ पे। 30-32 हजार के रेट अब आ गए हैं और धीरे धीरे वो चीजें अब क्लाइंट भी समझ रहे हैं और वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है मार्केट में। अब बात करता हूँ जो लोगों को लग्जरी भी चाहिए, साइज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आफ्टर कोविड आपने ये चीज देखी है साइजेस में कैसे डिमांड बढ़ी है बड़े साइजेस की, बट उस बजट में उस प्राइस ब्रैकेट में हम लोग नहीं जा सकते। तो उनके लिए सेम कनेक्टिविटी के साथ हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं? हमारे पास NH24 आता है, जहाँ की सबसे पॉश एरिया इंदिरापुरम है। ठीक है। दो NH24 में अदर ऑप्शंस भी हैं, बट ये सबसे पहले डेवलप हुआ है। जो जेंट्री, जो कम्युनिटी लिविंग जो यहाँ पर है वो आपको पूरे गाजियाबाद में अभी कहीं नहीं मिलेगी। इवन मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और बचपन से मैं देखता आया हूँ, मेरे लिए पॉश एरिया में कुछ सेक्टर गाजियाबाद के और इंदिरापुरम, ये हमारे लिए पॉश, हमने हमेशा इसको एज अ पॉश माना है। जैसे दिल्ली वालों ने जीके और साउथ एक्स को माना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है भी रीजंस, कनेक्टिविटी। मेरे को नोएडा कनेक्टिविटी, मेरे लिए गाजियाबाद कनेक्टिविटी, मेरे लिए दिल्ली कनेक्टिविटी, मेरे लिए आपका मुरादाबाद बुलंदशहर है, मेरे को उत्तराखंड वगैरह जाना है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। मेरे पास मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, एक नहीं दो नहीं तीन। मेरे पास बड़े बड़े मॉल है यहाँ पर जिनकी मैं डायरेक्ट यहाँ से वो भी एक्सेस कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटीज यहाँ पे, यूनिवर्सिटी, कमर्शियल्स यहाँ पे हैं, आसपास सारे कमर्शियल्स हैं। मार्केट बहुत डेवलप मार्केट है, आपको छोटी से लेकर बड़ी चीज तक किसी के लिए कहीं दूर नहीं जाना। मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत पास है। आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह जाना है, आपको आप फूड एंड बेवरेजेस के काफी शौकीन हो, आप फूडी हो, तो यहाँ पे आपको वो सारी पीवीआर वगैरह भी यहाँ पे काफी सब कुछ है आपको यहाँ पे। अच्छा भाई एक बात और बताओ यार, मेरे ना क्लाइंट, मेरे को कुछ क्लाइंट जो दिल्ली एनसीआर के हैं, नोएडा के भी नहीं है, जो दिल्ली के हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि गाजियाबाद में ना एक टाइम पे माहौल बहुत खराब था। अब आप तो गाजियाबाद की हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसा कुछ है या अब गाजियाबाद काफी सुधर गया? आकाश भाई देखो, इसका कहीं ना कहीं आंसर मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। आप मुझे बताओ या आपके व्यूअर्स मुझे ये बात बताएं, आपके व्यूअर्स भी इस बात को पूरा एग्री करेंगे कि गाजियाबाद की जो एरिया में ये प्रॉब्लम थी, इंदिरापुरम उस एरिया में कभी नहीं था। ठीक है। इवन गाजियाबाद के भी वो एरिया थे जो आपका एनसीआर से थोड़ा सा बाहर जाकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ वो थोड़ा सा आउटर थे एनसीआर से। बट अब हमारी करंट गवर्नमेंट, हमारे करंट सीएम, जो पॉलिसीज आई, जो उनकी स्ट्रिक्टनेस आई, सारी चीजें आई, उसकी वजह से वो चीजें यहाँ तो खैर कभी नहीं थी, आउटर में भी खत्म हो चुकी है। ठीक है। ये मतलब चीज सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहता है। देखो अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का रीजन होता तो इतने बड़े डेवलपर्स यहाँ पे नहीं आते। हाँ ये तो है।
इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी से शायद उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को, उस एंड यूजर को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी उस इन्वेस्टर को होगी। सही बात है। ठीक है, तो तो 100 200 300 400 करोड़ लगा के बैठा है। तो अगर वो इन्वेस्टर्स आज इन है, अगर वो मार्केट में है, अगर वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेफ्टी सिक्योरिटी का रीजन सब बेटर हो चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ जतिन भाई, अगर मैं कहूं कि मुझे गाजियाबाद में ही इन्वेस्ट करना है, या मेरे इन्वेस्टर्स को गाजियाबाद अब ऐसी लोकेलिटी लग रही है कि वो वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि मैंने भी इवन रियलाइज करा है कि गाजियाबाद में अभी जो प्राइसिंग है वो काफी बेटर है एज कम्पेयर टू एनसीआर के रीजन से, और यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल ही हाई क्लास मिल रही है। इवन हम जिस प्रोजेक्ट पे भी बैठे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये जो प्रोजेक्ट भी है ये बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है। प्राइसिंग यहाँ की बहुत ही अफोर्डेबल है, जो आपको इवन गुड़गांव में कहीं भी शायद देखने को नहीं मिलती। उस प्राइसिंग में हमें यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी मिलने वाला है। अभी इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी क्या आपको लगता है कि गाजियाबाद अभी इसमें वैल्यू फॉर मनी है और एप्रिशिएट आगे करेगा? देखो, गाजियाबाद का ना ये टाइम अब आया है, ठीक है। लेट आया है। एक कहावत आपने सुनी है, देर आए दुरुस्त आए। तो गाजियाबाद बहुत पहले डेवलप हो गया था, गुड़गांव भी तब नहीं हुआ था, नोएडा तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट गाजियाबाद का वो टाइम अब आया है जब आपको वो एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में वो रिटर्न, वो आरओआई देखने को मिलेगा। वो टाइम अब आया है। वो उसके भी रीजंस है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में भाग रहे हैं, उसके रीजंस हैं। आज नोएडा पूरा डेवलप हो गया, नोएडा के रेट्स एप्रिशिएट हो गए, नोएडा अब ऑलमोस्ट बस चुका है। नोएडा में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको यमुना एक्सप्रेस में जाना होगा, आपको नोएडा एक्सटेंशन के कुछ सेक्टर्स में जाना होगा, दूर जाना पड़ेगा। इवन यमुना एक्सप्रेस तक भी लोग जाएंगे, बट उसकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिल्ली से दूर हो जाती है। दिल्ली से दूर हो जाती है। अब गाजियाबाद का NH24 मेरठ एक्सप्रेसवे जिसको हम कहते हैं, ये आज भी नियर टू दिल्ली है, सबसे ज्यादा नियर आज भी नोएडा से ज्यादा ये पड़ता है। तो ये कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और ट्रैफिक का इशू नहीं है। ट्रैफिक का इशू नहीं। आज ये हमारी ऑलमोस्ट 10 या 8 लेन एक्सप्रेसवे है। डायरेक्ट आप यहाँ से मेरठ, मुरादाबाद कहीं जा सकते हो, डायरेक्ट आप कहीं जा सकते हो, देहरादून जा सकते हो। इतने हाईवेज, इतने हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो सबकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं NH24 से है। और इवन मेरे को लगता है कि जो नोएडा में भी लोग रह रहे हैं, नोएडा में वर्किंग भी है, दिल्ली में वर्किंग, आना उनको यहीं से पड़ता है, आना यहीं से पड़ता है, जाते वो इसी रोड के थे। और मेट्रो कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी आज नोएडा के बहुत सारे सेक्टर्स में अभी तक मेट्रो पहुंची नहीं है, है। दो वो प्राइस रॉकेट कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी है। और एक मैं आपके चैनल पे आपकी वीडियो के थ्रू एक अपडेट भी दे देता हूँ। अभी तक हमारी मेट्रो जो वैशाली तक थी, उधर मोहन नगर तक थी और इधर बासठ तक थी। अब हमारी नई जो पास हो गई है, वन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, मोहन नगर टू सेक्टर 62 मेट्रो जो इंदिरापुरम होते हुए निकलेगी, वो भी काम स्टार्ट हो चुका। तो मीन्स हम मोटा मोटा 500 से 800 मीटर के अंदर हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक, ये एडवांटेज है। अच्छा जतिन भाई, एक बात और बताओ, मैंने सच में ये रियलाइज करा है कि जहां पे भी जेंट्री प्राइम होती है, एक वहां पे अप्रिशिएशन अच्छा मिलता है, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के आसपास जब कमर्शियल बसें होते हैं, बसें तो छोड़िए, अगर उनकी बात भी चल जाती है रेजिडेंशियल के पास तो भी अप्रिशिएट होता है। तो क्या हमारी ये जो लोकेशन है हार्मनी, अब हम प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, क्या ये इन सब पॉइंट्स पे खरा उतरता है? सारे पॉइंट्स का मैं आपको जवाब देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले कमर्शियल, ठीक है। हम जहाँ पे बैठे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की हमने एक टैगलाइन रखी है, 1 of 1। इसका भी एक रीजन है, 1 of 1 क्यों? क्योंकि ये लास्ट लैंड पैच है इस समय इंदिरापुरम का। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कोई लैंड पैच अब अवेलेबल नहीं है। आपको अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आपको इधर सिद्धार्थ और इंदिरापुरम एक्सटेंशन या NH24 के और किसी पार्ट में जाना होगा। इंदिरापुरम का भी ये लास्ट, इंदिरापुरम का लास्ट लैंड है। ठीक है पहली चीज। दूसरा, इसी जगह से जहां आज हम बैठे हैं, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आपका नॉर्थ आई मॉल है, जिसको पहले शिप्रा मॉल के नाम से जाना जाता था। अच्छा। वॉकिंग डिस्टेंस है। ठीक है। इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, मैं मानता हूँ दिल्ली में भी फेमस है, नोएडा तक में फेमस है। इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर यहाँ का बना होता सबसे अच्छी चलने वाली मार्केट और मॉलों में से एक है। वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस क्या, वो तो आप बाहर निकलकर आप सामने आ जाएंगे, ऑपोजिट है वो। ठीक है। इसके अलावा और कमर्शियल मार्केट, जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी खाने पीने की मार्केट है हमारी विंडसर स्ट्रीट, वो वॉकिंग ही है, मतलब आप डायरेक्ट जा सकते हो। ऐसी बहुत सी मार्केट्स होती है जो कि कमर्शियल का आपका आंसर हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ अब आपने मुझसे पूछा जेंट्री।
देखो इंदिरापुरम में जो जेंट्री रहती है ना, वो मोस्टली सब वाइट कॉलर जॉब जेंट्री रहती है। ठीक है। आपके बड़े बड़े वीपीज, डायरेक्टर्स, कंपनी के सीईओज आपको यहाँ मिल जाएंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपको इंदिरापुरम में मिल जाएंगे। ठीक है। जिनकी इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर, वो सब लोग आज की डेट में यहाँ रह रहे हैं। दिल्ली में फैक्ट्री है किसी की, किसी गाजियाबाद में फैक्ट्री है, सब लोग यहाँ रह रहे हैं बिकॉज ये सेंटर है उन सब के लिए। तो यहाँ पे आपको जेंट्री बहुत अच्छी मिलती है। स्कूल्स आपको A1 स्कूल्स मिलते हैं, ग्रेड A के स्कूल्स मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। तो जेंट्री भी है, लोग भी है, बट हमारे पास इंदिरापुरम में एक प्रॉब्लम थी, साइज की। इंदिरापुरम में लोग अच्छे हाई क्लास लोग कॉम्पैक्ट साइजेस में रहते थे, जो सॉल्यूशन अब हमने लोगों को दे दिया है। तो अभी तक जो आप कॉम्पैक्ट साइज की बात कर रहे हो, आप एक बार एग्जांपल दोगे कॉम्पैक्ट साइज वो किस साइज में रह रहे थे और हम यहाँ पे क्या मैं आपको बताता हूँ। 1200, 1500, 1800, 2500, 2600, इवन 2900 स्क्वायर फीट तक के, 3000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स हैं इंदिरापुरम में। बट इससे ऊपर नहीं, बट इससे ऊपर नहीं है। मैक्सिमम साइज आपको 3000 स्क्वायर फीट इंदिरापुरम में मिल जाएगा। नॉर्मली आपको 1700, 1800, 2000, 2200 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिल जाते हैं इंदिरापुरम में। इसमें वो 4 BHK दे रहे हैं, 3 भी है, 4 भी है, 3.5 भी है, दो सारी चीजें हैं, बट 4 से ऊपर नहीं था। ठीक है। तो वो जो साइज है, वो जो कॉम्पैक्ट साइज हम उसको कह रहे हैं। क्यों? हमारे जो साइज जो स्टार्ट ही 4000 स्क्वायर फीट से होते हैं। अरे वाह, 4000 स्क्वायर फीट, 4500 स्क्वायर फीट, 5100 स्क्वायर फीट। 5100 स्क्वायर फीट, 5100 स्क्वायर फीट में आप क्या देने वाले हैं? आपको क्या लगता है नोएडा में 5100 स्क्वायर फीट में क्या बनता है? मुझे ऐसा लगता है 5100 तो वैसे मैंने लिटरली बताऊं साइज ही नहीं देखा, और 5100 में अगर बनेगा तो 5 BHK शायद। बिल्कुल ठीक है, हम आपको 5 BHK देंगे। अच्छा, एक चीज और, मैं आपके जो दिल्ली के यूजर्स है, खासकर उनके लिए, दिल्ली में लोग इंडिविजुअल घरों में रहना पसंद करते हैं, वो लोग फ्लैट्स में नहीं आना चाहते। उसके पीछे रीजन है। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि फ्लैट के ना कमरे बहुत छोटे होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, कि बेड रख लिया तो चलने की जगह नहीं। आपको अगर मैं अपने साइजेस की बात करूं, इवन मेरा सबसे छोटे वाले साइज में भी 4 BHK में भी सबसे छोटा बेडरूम 12x12 का है। मेरे मैक्सिमम साइज के जो बेडरूम है 20x16, जितने में एक हॉल निकल जाता है। 20x16, 17x14, क्या 16x12, जितने में हॉल मिलता है व्यूअर्स आपको, उतने में यहाँ पे रूम मिलता है। ये मेरे रूम साइजेस। तो जतिन भाई, आपके यहाँ हॉल कितना बड़ा होगा? अगर हॉल की बात करूं तो हॉल ही अकेला हॉल, डाइनिंग है अलग। ठीक है। मेरा ड्राइंग एरिया आपका 25x20, 25x90, ये साइजेस के मेरे हॉल है। सिर्फ हॉल, डाइनिंग अलग है। डाइनिंग अलग है, फैमिली लाउंज अलग है। इवन हर बेडरूम की ये साइज होने के बाद हम उनको ड्रेसिंग एरिया अलग दे रहे हैं। अच्छा। मेरा कोई भी ड्रेसिंग एरिया आपको रूम में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बताओ। अब आपने फ्लैट में रूम बड़ा बता दिया, आपने बता दिया डाइनिंग एरिया भी बड़ा, हॉल भी बड़ा बता दिया। जो हमारी लेडीज हैं उनको चाहिए होता है उनकी किचन स्पेशियस हो, तो किचन हमारे यहाँ अप्रॉक्स कितनी बड़ी मिलती है? देखो, किचन ना कहीं साइज के अलावा लेआउट भी देखना चाहिए। ठीक है। एक होती है लंबी किचन, एक होती है यू शेप किचन। तो मेरी जो किचन है वो प्रॉपर यू शेप किचन है। यू शेप किचन जो आपको एक स्क्वायर रूम की फील देती है, वो आपको बड़ी लगती है, स्पेशियस आती है। तो मेरी तीनों साइज में जो मेरी किचन है यू शेप किचन है। ठीक है। तीनों किचन की अगर मैं एक एवरेज साइज की बात करूं तो मेरी किचन कहीं ना कहीं 10.5x10, 10.5x12 किचन ऑन एन अप्रॉक्स एक छोटा रूम जो आपको फ्लैटों में मिलता है उतनी बड़ी यहाँ पे किचन आपको मिलने वाली है। आकाश भाई, छोटा रूम भी क्या, 12x12, 12x10 के हॉल निकल जाते हैं, मास्टर बेडरूम निकलते हैं लोगों के। मैं उस साइज की आपको किचन नहीं, जहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट होता है इतने में हॉल निकल जाता है, तो उस साइज की मैं आपको किचन मिल रही है। उसके बाद यूटिलिटी बालकनी अलग है, सर्वेंट रूम अलग है, सर्वेंट की एंट्री डायरेक्ट आपका किचन में है। तो वो सारी चीजें सेपरेट है। अच्छा, आपने ये सारे साइज बता दिए। अब अगर हम पूछें आपसे, क्या आपकी जो टेरेस एरिया है या मैं कहूँ आपकी बैल्कनी एरिया है, वो भी क्या ऐसे कुछ बड़े साइज में है? बिल्कुल। देखो, एज अ डेवलपर अगर मैं लग्जरी बना रहा हूँ, साइज बड़े कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है डिटेलिंग में कैसे काम करना है। डिटेलिंग मींस मैं आपको नॉर्मल 5 फीट की बालकनी नहीं दे सकता जो एक नॉर्मल फ्लैट्स में आपको मिलती है। मैं आपको प्रॉपर 8 फीट चौड़ी
अरे वाह। सन डेक बना के दूंगा। और ये 8 फीट आप सिर्फ चौड़ी कह रहे हो, लंबाई विड्थ है, तो- ये विड्थ है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एज पर दी फ्लैट साइज कोई आपकी 35 फीट की लेंथ है, किसी की 25 की, किसी की 27 की। मींस 25 बाय 8 35 बाय 8 का आपको बेलकॉनी साइज मिलने वाला है। बिल्कुल। अगर मैं आपको अपने 4.5 एंड 5 BHK की बात करूं तो उसमें डबल सन डेक है। अच्छा। क्योंकि एल शेप L shape आ गया। तो ठीक फ्रंट है। में भी और राइट साइड में भी है। ठीक है। एल शेप। तो जतिन भाई हमने फ्लैट तो समझ लिया, फ्लैट तो मुझे आपका साइज आपने मेरे को समझाया, काफी बड़ा साइज है, काफी अच्छा साइज है। अगर मैं ये पूछूं कि आपने मुझे बहुत बड़ी डेक दे दी, बिल्कुल। बट मेरा सामने से व्यू ही अगर ब्लॉक हो जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? व्यू की बात करते हैं ठीक हम। है। आज हम जहाँ बैठे हैं इंदिरापुरम में बैठे हैं। हम्म। यहाँ पे अगर हाई राइज अभी तक रिसेंटली कोई भी 17 18 20 स्क्वायर फीट से ऊपर फ्लैट्स नहीं थे। हाँ। ठीक है। ठीक है। मैं जिस लोकेशन में बैठा हूँ मेरे फ्रंट में इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, देन उसके ठीक है। पीछे प्रेसिडेंट स्कूल एंड देन उसके पीछे इंडिविजुअल लोगों के अपने घर है। ठीक है। अगर मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ 7 या 8 फ्लोर्स फ्लोर्स के आपके लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड की बात करता हूँ अगेन वही साइजेस के लो राइज है। ठीक है। बैक की बात करता हूँ जो NH24 फेसिंग है वहां पे भी एक हाई राइज आएगा, वो भी मेरे से बहुत ज्यादा दूर। अच्छा। बीच में पूरा लो राइज है ठीक और है। फिर उस सोसाइटी के बाद अगेन आपका हाईवे आता हाईवे आ है। जाता है। तो मेरा चारों तरफ से ओपन है। ठीक है। इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स को भी बताता हूँ जो चीज आपको पूरे NCR में देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी वो हमारे यहाँ मिलेगी आपको। हमारी PLC भी नीचे से ऊपर महंगी है। अच्छा। नीचे सस्ती है, जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वो प्राइस बढ़ता चल जाएगा जस्ट बिकॉज जैसे मुंबई में फॉलो होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि हमारा आप जितना ऊपर जाओगे चारों तरफ से आपको ओपन मिलेगा। ठीक है। हाइट ही हमारी आपकी 35 फ्लोर्स की हाइट है। अच्छा, G+35 का G+35 फ्लोर्स की हाइट है। ठीक उसमें भी जो आपको फील आएगी वो 35 फ्लोर्स की नहीं 40 फ्लोर्स की आएगी। अच्छा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है। मेरी सीलिंग हाइट आफ्टर फॉल सीलिंग आफ्टर VRV 11.5 फीट की मेरी सीलिंग हाइट। अच्छा, मतलब डबल हाइटेड। डबल हाइटेड मान के चलो, क्योंकि सीलिंग होने के बाद फॉल सीलिंग वगैरह होने के बाद वो 9 साढ़े 9 बजती है। ठीक है। मेरी वो 11.5 फीट की सीलिंग है। अच्छा। तो जो मेरी हाइट की वजह से मेरी 35 फ्लोर्स की हाइट अदर सोसाइटीज की 40 फ्लोर तक मान के चलो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें हमने कॉमर्शियल आसपास बता दिया, चलो ये मिल गया क्लाइंट को। अगर वो चाहे कि मुझे कॉमर्शियल्स तक भी नहीं जाना, मुझे सारी सर्विसेज अपने अपार्टमेंट में मिले, क्योंकि मैं ले रहा हूँ एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। अब मुझे वहां पे चाहिए कि मेरे पास शेफ भी आ जाए कॉल पे। अब मुझे चाहिए कि मेरे पेरेंट्स अगर रह रहे हैं मेरे साथ, तो वो अगर किसी को कॉल करें, अगर उनको कोई जरूरत है मेडिसिन लाने की या कुछ और चीजों की, तो ये सब फैसिलिटी क्या आपके प्रोजेक्ट पे है? देखो आप जिन फैसिलिटीज की बात कर रहे हो मैं आपकी बात पूरी अच्छे से समझ गया। आप ठीक। जो फैसिलिटीज की बात अब कर रहे हो होटल में जो चीजें होती हाँ हैं जी। हम बनाएंगे एक रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग है, होटल स्टाइल लिविंग है। अच्छा। हमारे अगर आप रूम में आप को प्रॉपर एक इंटरकॉम मिलेगा ठीक है। जिसके थ्रू आप शेफ ऑन कॉल बुक कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, आप शेफ ऑन कॉल बुक कर सकते हो, आप केयर टेकर ऑन कॉल बुक कर सकते हो, आप बच्चों के लिए नैनी हाँ। ऑन कॉल बुक कर सकते हो। अच्छा। आप अपने पेट्स के लिए वॉकिंग के लिए जो हाँ। होते हैं हाँ। उनको आप ऑन कॉल बुक कर सकते हो। मींस ये सारे आपके कंसील सर्विस जितने भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में मिलते हैं, इवन उससे तो बेटर है। हाउसकीपिंग, ठीक। आपकी क्लोथ की लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें आप ऑन कॉल बुक कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब इतनी हाई एंड सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ का क्लब हाउस भी काफी लग्जरियस होगा, तो उसमें हमें क्या क्या एमिनिटीज देखने को मिलेंगी और वो कहाँ पे है? हाँ मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो क्लब हाउस है वो 67,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे बताता हूँ, सिर्फ 2 एकड़ में हाँ जी। सिर्फ 264 फ्लैट के लिए 264 फ्लैट्स के लिए मैं आपको 67,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहा हूँ। काफी अच्छा क्लब बहुत बड़ा क्लब हाउस है। सबसे पहले तो आपको नॉर्मली क्लब हाउसेस जो देखने को मिलेंगे 30,000 40,000 45,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस मिलते हैं। ठीक है। वहीं मेरा क्लब हाउस सिर्फ 2 एकड़ में सिर्फ 264 फैमिली के लिए 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस 70,000 अप्रोक्स स्क्वायर फीट में यहाँ पे क्लब हाउस मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसको भी अगर मैं आपको बात करूं, आपको क्लब हाउस कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिलता है, या एक अलग से हम उसके लिए क्लब बनाते हैं जो कि ग्राउंड पे होता है, जो टावर से घिरा होता है, टावरों से कोई घिरा view हुआ नहीं है, होता कोई है। view नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। वहीं मेरा क्लब हाउस आपको 35वें फ्लोर पे 35th फ्लोर पे हमारा क्लब हाउस है। अरे वाह, मीन्स आपको एक एरियल व्यू भी मिलेगा प्रॉपर और काफी एक जो सुकून भरी
जो नॉइज से दूर, क्योंकि नीचे तो नॉइज आएगी, बिल्कुल कभी व्हीकल की नॉइज है, कभी किसी चीज की नॉइज है, ऊपर आपको नॉइज फ्री, आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी काफी जोन शायद हमारे बने हुए हैं। बिल्कुल म्यूजिक मैं आपको बताता हूँ। क्लब हाउस को हमने वेरियस पार्ट में डिवाइड भी किया है, बिकॉज ऐसे भी फैमिलीज होती हैं, लोग होते हैं जिनको हाइट फोबिया है, जो ऊपर के फ्लोर्स नहीं प्रेफर करते, तो उनके लिए हमने ग्राउंड लेवल पे, इवन स्ट्रीट लेवल पे, अपने पार्किंग लेवल्स पे भी क्लब की अमेनिटीज दी हैं। अच्छा। तो मेरे पास जो क्लब अमेनिटीज है वो टॉप 35वें फ्लोर पे भी है और नीचे भी है। ठीक तो है। जैसे जैसे फैमिली को पसंद है वो वहां पे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने आजकल एक ट्रेंड देखा होगा जो कि दुबई में, सिंगापुर में काफी फेमस है, बड़ी बड़ी हाई स्काईलाइन में आपको देखने को मिलता है, इंफिनिटी स्विमिंग पूल। हाँ जी। मेरा प्रोजेक्ट में मेरे 35th फ्लोर पे इंफिनिटी स्विमिंग पूल है। अरे वाह, और जिसकी परमिशन काफी लोगों को नहीं मिल पाती है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी है नोएडा में जहाँ पे इंफिनिटी पूल आने वाला था बट नहीं आ पाया, बिकॉज उनको परमिशन नहीं मिली। बिल्कुल। तो हमारे पास अप्रूवल्स हैं, सारे अप्रूवल्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी यूएसपी हो गई है। अब मैं आपको एमिनिटीज की बात करता हूँ। एक नॉर्मल क्लब हाउस में आपको इंडोर गेम्स में आपको टेबल टेनिस हो गया, पूल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, दैट्स इट। मैं आपको जो एमिनिटीज दूंगा, जो एक होटल की, जो एक रिजॉर्ट की एमिनिटीज होती है, जैसे मैं आपको बार लाउंज दूंगा, मैं आपको रेस्टोरेंट्स दूंगा, मैं आपको कैफेज दूंगा, मैं आपको स्टार गेजिंग पॉइंट्स दूंगा, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, जकूजी है, आपका जिम है, योगा सेंटर्स हैं, कार्ड रूम्स हैं, आपके सोना है, स्पा है, ठीक है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी मैं आपको टेरेस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेरेस पे आपके लिए वॉकिंग के लिए, सिटिंग के लिए, किड्स प्ले एरिया हो गया, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपना टेरेस पे प्रोवाइड कर। अरे वाह। और इसी में अगर आपसे पूछूं, हमने एमिनिटीज तो सारी गिनवा दी, अगर कोई हमारे ओल्ड एज के भी लोग हैं, जैसे बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज के लोग हैं, इन लोगों को ग्रीनरी में भी रहना पसंद होता है, बिल्कुल, तो क्या हमारे इस 2 एकड़ के लैंड पार्सल में हमने ग्रीनरी की जगह छोड़ी है? अब देखो मैं आपको बताऊं, 2 एकड़ के लैंड पार्सल में कितनी ग्रीनरी मैं आपको दे सकता हूँ, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं दे सकता, बट उसके बावजूद मैंने अपने ग्राउंड लेवल पे कोई एमिनिटी जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट या फिर लॉन टेनिस कोर्ट, मैंने ग्राउंड पे कुछ नहीं बनाया, जिससे कि ये सारी एमिनिटीज मैंने दी हैं, बट ये मैंने आपको बेसमेंट में 1 में, बेसमेंट 2 में, बेसमेंट 3 में, या 3 लेवल बेसमेंट में भी क्लब हाउस है? हाँ। अच्छा। उसमें कहीं मैंने बॉक्सिंग रिंग दिया है, कहीं मैंने बैडमिंटन कोर्ट दिया है, कहीं मैंने स्क्वॉश कोर्ट दिया है, जिससे कि मेरा जो ग्राउंड है उसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस निकाल सकूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रीन एरिया दे सकूं। ठीक है। तो वो सारा प्लांटेशन, ट्रीज, जिसको हम जेन फॉरेस्ट कहते हैं, मायविकी फॉरेस्ट कहते हैं, वो सब मैंने अपने ग्राउंड लेवल पे डेवलप करा। अच्छा, तो इसमें जैसे अब बच्चे खेल रहे हो और व्हीकल आए, तो क्या हमारे प्रोजेक्ट में नो व्हीकल मूवमेंट भी है? बिल्कुल, वो भी है। देखो, व्हीकल मूवमेंट के लिए अलग से रोड है, ठीक है, और नो व्हीकल जोन हमने अलग डेवलप किया है, जहाँ पे मैं आपका एम्पी थिएटर बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, जहाँ जेन पार्क में बना रहा हूँ, ठीक है, और वहीं पर ही आपका किड्स प्ले एरिया रहेगा जो ओपन में है, और ये अलग से एरिया, यहाँ कोई व्हीकल जोन नहीं। अच्छा, व्हीकल आएगा, ड्रॉप करेगा, पिक करेगा, एंड सीधा या तो एग्जिट या फिर आपका पार्किंग। ठीक है। तो जतिन भाई, हमने अपने व्यूअर्स को यहाँ की यूएसपी बता दी। इस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में हर एक चीज है जो एक हमारे इन्वेस्टर और एंड यूजर को चाहिए होता है। अब आप मुझे 2-3 चीज बताओ। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पे अगर क्लाइंट इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको हम क्या एप्रिसिएशन देंगे इन फ्यूचर, अभी की प्राइस पॉइंट क्या है, साथ ही में यहाँ पे पेमेंट प्लान्स क्या हैं, क्या वो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, प्राइसिंग हमारी क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है या नहीं, साथ ही में अब आप ऐसा लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे अगर हमारे व्यूअर्स और भी वीडियोस देखेंगे, और भी प्रोजेक्ट हमारे व्यूअर्स देखते हैं, ऑन कंपैरिजन पूरे एनसीआर के प्रोजेक्ट से हमारे प्रोजेक्ट पे ही, इस हार्मनी 1 में ही क्लाइंट क्यों आए और यहाँ पे उन्हें क्या एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर? देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक यूएसपी जो आपके व्यूअर्स को मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इन फ्यूचर भी अगर वो किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो इस चीज को जरूर कंसिडर करें। एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट को हमेशा कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज आप भी जानते हो और हम हमेशा से देखते आए हैं, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। हाँ जी, राइट। एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट जैसे अगर मेरा 2 एकड़ का इवन जो अमेनिटीज भी हैं वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाती। बिल्कुल आपने सही बात बोली है, जितनी भी ज्यादा अमेनिटीज दे दूंगा मैं, जब लोग ज्यादा होंगे तो आप प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा 2 एकड़ में
264 फ्लैट है, जो कि बहुत लो डेंसिटी density है। है। नॉर्मली 2 एकड़ में आपको 500-600 फ्लैट्स आराम से देखने को मिल आराम जाएंगे। से। दूसरी तरफ अगर मैं आपको इन्वेस्टर की बात करूं, ये प्रोजेक्ट क्यों है इन्वेस्टर फ्रेंडली, उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका पेमेंट प्लान। ठीक। मेरे इतने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, लाइक आप 30-70 का भी पेमेंट प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 30% अभी 70 एट द टाइम ऑफ पोजीशन। अच्छा जतिन भाई, मैं इसी बात में एक और सवाल पूछता हूँ। कई बार सुनने को मुझे ये भी मिलता है, काफी ऐसे रियल एस्टेट के ही लोग हैं जिनका ये कहना होता है वीडियोस में कि आपको 1090 का प्लान दे दे रहा है कोई बिल्डर, या 2080 का प्लान दे दे रहा है कोई बिल्डर, या 3070 का प्लान दे दे रहा है, उसके बाद उसको 70% चाहिए पोजीशन पे। अब अगर बिल्डर बाय चांस ना बना पाया तो क्लाइंट का पैसा फंसेगा। तो हमारी ये जो ग्रुप है, इसके बारे में एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्या वो सेफ है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताता हूँ, हमारा सबसे पहले तो प्रॉपर फुल्ली पेड अप लैंड है। ठीक है। हमारे लैंड पे कोई एक सिंगल ड्यू नहीं है। ये तो हो गई लैंड की बात। अब मैं बात करता हूँ एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी। कंपनी भी प्रॉपर कैश रिच कंपनी है, उनके भी पर्सनल कोई डेट नहीं है। ठीक है। कुछ बैकग्राउंड की बात करता हूँ। कोका कोला 1974 से पूरे नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी होलसेल, इवन बॉटलिंग प्लांट हमारे पास है। अच्छा। वो 1974 और से अभी भी अभी भी हमारे पास है। तो ठीक वो है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारा कैश रिच होने का। उसके अलावा हमारे अपने स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में, रोहिणी में, आपके नोएडा में। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग एजुकेशन और हॉस्पिटल। वेंकटेश्वर शायद आपका ही है। वेंकटेश्वर ग्रुप को दिल्ली में काफी लोग जानते हैं। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, स्कूल्स काफी लोग जानते हैं। हम ही उसके ओनर्स हैं और वो हमारा ही ये प्रोजेक्ट। जेनेसिस स्कूल भी शायद आपका ही है। जेनेसिस स्कूल जो नोएडा का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता है, वो हार्मनी ओनर्स का ही है। ठीक है। इससे पहले आपको कोई और प्रोजेक्ट आए कहीं पे? बिल्कुल आए हैं। रियल एस्टेट में हम अभी नहीं है, हमारा काफी पुराना एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का। दो हम एनसीआर में नए हैं, बट इससे पहले हमने मोहाली, चंडीगढ़, कसौली, वहां पे काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। ठीक है। तो मतलब बैकग्राउंड काफी सॉलिड है। काफी solid। और अगर 30% भी आप लोग ले रहे हो तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, इसकी गारंटी है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट उतना सोल्ड आउट हो चुका है जितना मेरे को बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट भी हो गया है? उतना प्रोजेक्ट मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। मेरे पास अभी भी इन्वेंटरीज अवेलेबल है। आपके व्यूअर्स को मैं बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। ठीक है। आई हैव दोज इन्वेंटरीज, बट हाँ मेरे उतना फंड्स हमारे पास आ चुका है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इजीली बना सकता हूँ, इवन डिलीवर भी कर सकता हूँ, पोजेशन भी दे सकता हूँ। ठीक है। मींस अभी हमारे पास यूनिट्स इतनी है, अप्रॉक्स अगर मैं पूछूं 70% है, 60% है? 60% यूनिट्स अभी भी तो अभी तो हमने लॉन्च ही किया एक हफ्ते पहले, 40% हमने बेच भी दिया है। सर वही मैं आपको बता रहा था, डिमांड है। डिमांड इतनी है हमारे इंदिरापुरम में ही, इतनी डिमांड है क्या कि लोग अपग्रेड करना चाहते और हैं। शायद इंदिरापुरम में ही सारे यूनिट बिक जाए। अभी तो हमने पूरा इंदिरापुरम ही एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है। मेरी उस लेवल पे मार्केटिंग अभी नहीं हुई। तो मेरा प्रोजेक्ट मुझे पता है, मैं विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस में ही अपना प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। और शायद मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इंदिरापुरम के क्लाइंट ढूंढ के इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। बिल्कुल। और इवन ये साइज नहीं है कहीं पे, ये साइज नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए आपको नोएडा या गुड़गांव जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो जतिन भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, ये 30-70 के प्लान के अलावा भी कोई और प्लान्स हैं? बिल्कुल है। देखो मेरे पास, मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। ठीक है। आप 30-70 में जा सकते हो, आप 40-60 में जा सकते हो, आप 50-50 में जा सकते हो। ठीक है। ठीक है। इनमें फर्क क्या आएगा? इनमें फर्क आएगा प्राइस का। अगर आप 50-50 के पेमेंट प्लान में जाते हो, मैं आपको 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस ऑफर करूंगा। अगर आप 40-60 में जाते हो, मैं आपको 16,000 का प्राइस ऑफर करूंगा। और अगर आप 30-70 में जाते हो, मैं आपको 17,000 का प्राइस ऑफर करूंगा। अच्छा। ये जो 1000 रुपीज का गैप है, ये कहीं ना कहीं उतना ज्यादा नहीं है जितना मैं आपको पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमारे व्यूअर्स कोई ऐसे भी हैं जो लोन करवाना चाहें? बिल्कुल, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे बैंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो अभी अवेलेबल नहीं हुए, बट उन सब के पास हमारी फाइल है, बिकॉज अभी हमने थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया है। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे बैंक्स हमारे आने वाले हैं। इवन सबसे ज्यादा लोग प्रेफर एसबीआई करते हैं, एसबीआई भी अप्रूव होने वाला है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा जतिन जी, मैंने आपसे एक बात और पूछी थी, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर इस चीज को देखूं और मुझे एग्जिट ही प्लान करना हो, तो क्या मुझे आप 18 महीने में या 12 महीने में, जैसे और लोग एग्जिट प्लान करवाते हैं, क्या आप करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाऊंगा।
मेरे जो पेमेंट प्लान है, कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर ऐसे ही पेमेंट प्लान ढूंढता है जहाँ पे उसको बार बार डिमांड का प्रेशर ना आए, ठीक है। दूसरा, एक छोटा सा नॉमिनल लॉक इन पीरियड है जो कि मेरे को लगता है रियल एस्टेट में होना बहुत जरूरी है। एक लॉक इन पीरियड होना चाहिए, वैल्यू निकाल पाओ, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, 1.5 ईयर से मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का मेरा लॉक इन पीरियड है। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद आप अपना एप्रिसिएशन लेके प्रॉफिट लेके आउट हो सकते। 18 महीने तो कम से कम क्लाइंट को रुकना पड़ेगा। ठीक है। आपके व्यूअर्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को बिल्कुल समझेंगे कि 18 महीने से 24 महीने तक का टाइम रियल एस्टेट में देना चाहिए, बहुत जरूरी। वो अलग बात थी कि एक टाइम पे कहीं पे किसी एक एरिया में गुड़गांव के हाइप आ गई थी तो लोगों ने 6-6 महीने में कर दिया, बट अब गुड़गांव में भी सेम चीज चल रही है, वहां पे भी लॉक इन, इवन लॉक इन नहीं भी है तो भी वहां पे सामने से अब रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट है वो ये बताने लग गए हैं कि 1.5 से 2 साल आपको रुकना पड़ेगा। देखो 6 महीने की जो आपने बात की वो 6 महीने का आपको एप्रिसिएशन यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, हम वो लॉक इन पीरियड लेके चल रहे हैं सो दैट हमारा इन्वेस्टर बहुत जल्दी और कम प्रॉफिट में बाहर ना आ जाए, थोड़ी मार्केट वैल्यू प्रोजेक्ट भी बन के बिल्कुल, क्योंकि जो एंड यूजर है उनको भी तो कुछ चाहिए। एट द एंड मेरे को भी एंड यूजर चाहिए, मेरे इन्वेस्टर को भी एंड यूजर ही चाहिए। ठीक। तो वो टाइम हमको देना पड़ेगा। साइजेस बड़े हैं, प्राइस ब्रैकेट बड़ा है, और उस साइज का, उस प्राइस ब्रैकेट का क्लाइंट बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट को समझ के ही पैसा लगाता है। ठीक है। अच्छा, अगर जतिन जी मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए किसी ने 30% के हिसाब से कितना पेमेंट बनेगा आपका, छोटे से छोटा साइज? आप मान के चलो, अगर आप मेरे से 30-70 पेमेंट प्लान लेते हैं और मैं आपको 17,000 का प्राइस देता हूँ फॉर 3900 स्क्वायर फीट के फ्लैट का, तो मोटा मोटा आपको 2.5 करोड़ रुपए देना होगा मेरे को, जो कि फ्लैट आपका कम से कम 6.5 से 7 करोड़ का है। ठीक है, तो 6.5-7 करोड़ का फ्लैट आप सिर्फ 2.5 करोड़ में अपने नाम करवा सकते हो? बिल्कुल करा सकते हो। और उसके बाद में टिल पोजेशन आपसे कोई डिमांड नहीं, मींस 4 साल तक, अप्रोक्स 4 साल तक कोई भी आप डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर सिर्फ इन्फ्लेशन रेट से भी मैं आपको आरओआई करके दूं, सिर्फ इन्फ्लेशन रेट से, रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से बहुत ऊपर चलती है, बट सिर्फ इन्फ्लेशन रेट से भी करके दूं तो भी आपका पैसा डबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ पोजीशन। आराम से हो जाएगा, आराम से। इवन अभी भी डबल रेट चल रहे हैं नोएडा में, तो यही कुछ किलोमीटर पे ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो आना ही आना है फ्लो। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मेरा कोई इन्वेस्टर है और वो 30% के हिसाब से पेमेंट कर रहा है किसी एक यूनिट पे, और आप कह रहे हैं कि आप उन्हें एप्रिसिएशन दे दोगे 2 साल बाद भी, अब वो इन्वेस्टर मोटा मोटा, देखो प्रेडिक्ट तो बिल्कुल 100% कोई भी नहीं कर सकता, इवन ना इन्वेस्टर कर सकता है ना डेवलपर कर सकता है, बट मोटा मोटा अगर आप एक आइडिया देना चाहो, वो कितना पैसा अप्रोक्स मिनिमम से मिनिमम ले लेगा? देखो, मार्केट सिनेरियो और जो अब रेट्स मार्केट में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आने लगी है, उन रेटों को लेके चलता हूँ, तो आज अगर मेरा रेट 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का है, ठीक है, विद इन 2 या 3 इयर्स, बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपको मिनिमम गारंटी लेके चलते हैं हम 22 से 23,000 रुपए स्क्वायर फीट। इतना तो आराम से हो ही जाएगा, ये मिनिमम है। तो 17,000 में 22-23,000 का मतलब है मैंने 5,000 स्क्वायर फीट आपको एप्रिसिएशन दिया, बट आपकी जेब से पैसा 17,000 नहीं गया, आपने 30%, आधा भी नहीं 30% दिया, 17,000 का 30% हो गया, ऑलमोस्ट 7-8 हजार रुपए आपने मुझे दिए हैं। 7-8 हजार में आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट प्रोवाइड कर, इवन 7-8 भी नहीं, उससे भी कम है, उससे भी कम है। तो कहीं ना कहीं आपका तो डबल हो गया ना, आराम से। हाँ जी, आपका पैसा डबल हो जाएगा विद इन 2 इयर्स। ठीक है, लेकिन क्लाइंट को थोड़ा सा रखना पड़ेगा पेशेंस, 1.5 से 2 साल का। बिल्कुल ठीक। सर, कोई और इन्वेस्टमेंट आप मुझे बताओ जहाँ पे रिस्क कम हो और 2 साल में पैसा डबल हो। ये बात तो है, पैसा डबल होता है बहुत सी ऐसी में, बट वहाँ पे फिर रिस्क भी उतना बड़ा होता है। रियल एस्टेट में रिस्क नहीं है, ये बात बिल्कुल। और इवन कुछ ऐसे सेक्टर्स एनसीआर में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर चुके हैं, तो एक रिस्क वहां पे भी बनता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे एरिया नाम नहीं लेंगे हम, बट हाँ एनसीआर में जो इन्वेस्टर है वो जानते हैं, बट गाजियाबाद अभी उसका वो है लैंड। ये अब वो टाइम है जहाँ पे इनिशियल स्टेज के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अब नोएडा में ऑलरेडी कमा चुके हैं, वो लोग यहाँ एंटर करें। ठीक है, तो व्यूअर्स इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और होप सो आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर गाजियाबाद मार्केट से भी रिलेटेड, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, और हम बैठ के आपका उसमें पूरा गाइडेंस, अच्छे से अच्छा गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी काफी स्पेशलाइज्ड टीम है, हमारी जो टीम है
वो पूरे एनसीआर में फैली हुई है, और इवन 30-30 साल के भी एक्सपीरियंस लोग हमारी टीम में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको एक अच्छी गाइडेंस और एक ट्रस्टफुल गाइडेंस देंगे। ये सोच के नहीं कि हमारा फायदा हो, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्लाइंट का फायदा हो, क्योंकि रेकरिंग क्लाइंट ही मेन पूंजी है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की, क्योंकि एक बार कमा के नाम खराब करके किसी को नहीं कहीं नहीं जाना। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।